आज की डेट पे दोस्तों हम लोग किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरते हैं? जॉब, हाई पॉपुलेशन, पुअर्टी। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, एक कहानी 1945 की भी थी जब अमेरिका ने नागासाकी के ऊपर में परमाणु बम गिराया था। बहुत बुरी स्थिति थी, बहुत दुखद घटना थी। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि स्थिति इतनी हद तक बुरी थी कि जब बॉम्ब गिराया गया था तो 1,70,000 से ज़्यादा लोग हिरोशिमा में मारे गए और नागासाकी में 70,000 के आसपास के लोग मरे थे। देश में जो लोग बचे थे वो इस तरीके की बीमारी से ग्रस्त हो गए थे कि उसकी लाइफ ऑलमोस्ट नियर टू डेथ में थी। मतलब देश इतनी हद तक बर्बाद और पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था कि जिसे वापस बिल्ड करना और वापस उस स्थिति में लाने एक जस्ट इम्पॉसिबल था। ये इमेजिन भी नहीं किया जा सकता था कि वो कभी बन भी पाएगा या नहीं। मैं डेटा आज मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो बहुत डिफरेंट है। ये न्यूक्लियर वॉर किस तरीके से दुनिया का दूसरा, अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा भयंकर रूप ले रहा है। वीडियो को शुरू करेंगे इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो न्यूक्लियर वॉर हो रही है ये आज के डेट पे बहुत पावरफुल हो गई है। इस वीडियो में हम लोग एक वॉक्स से पब्लिक की हुई आर्टिकल के ऊपर में बात करेंगे जिसने वहाँ के रिसर्चर ने ये प्रेडिक्ट करी है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वॉर अगर होगा तो वो एक न्यूक्लियर वॉर होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इस आर्टिकल के हेल्प से कि क्या पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती है, क्या होगा वॉर अगर न्यूक्लियर वॉर में शिफ्ट हो जाती है तो क्या हमें देखने को मिलेगा, ये कितना भयंकर रूप लेगा, ये इमेजिन करने वाली बात होगी। वीडियो को शुरू करते हैं। Colossal fireball is going up. Thunder, lightning, you name it. Russia is promoting the use of nuclear weapons with state propaganda. Pentagon report says China has more than 400 nuclear warheads, nearly doubling its nuclear arsenal in just 2 years. India can be a partner to the United States in fighting nuclear proliferation, or it can be a schoolyard rival to India and engage in the folly of nuclear weapons testing. And I hope that Pakistan will choose to be our partner. Hey India! Hey Pakistan! Stop the test! Sign the test ban! Hey India! Hey Pakistan! Stop the test! Sign! इसी का सवाल है, उसमें नो फर्स्ट यूज कि आज तक हमारी पॉलिसी यही है। अब भविष्य में क्या होगा ये सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट शो कर रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे यूनाइटेड स्टेट और रसिया जैसे कंट्री अराउंड से 6,000 के आसपास तक न्यूक्लियर वेपन्स अपने अंडर रखी है। उसके बाद नीदरलैंड, जर्मनी और इंडिया जैसी कंट्री सारे अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को कलेक्ट करके रखी है। हम इस पूरे वीडियोस को इस आर्टिकल के स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि ये अभी इस मॉडर्न डेज में पॉसिबल नहीं है। सिर्फ हम वही डेटा प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे या फिर इस आर्टिकल के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती थी। आर्टिकल की ओर बढ़ें तो मेनली जो वर्ल्ड वॉर का टाइम था वहाँ पे सबसे ज़्यादा टारगेटेड की जाते थे हाई सिटीज़। यहाँ पे एक वेल स्ट्रीन हिस्ट्रियन है, न्यूक्लियर हिस्ट्रियन, इनने एक न्यूक मैप क्रिएट करी है जिससे ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि जो नॉर्थ कोरिया है वो बम अगर फिर से गिरता है तो जो डेटा निकल कर आएगा वो अराउंड 2,20,000 से ज़्यादा लोग मर सकते हैं और अराउंड 1,74,000 से भी ज़्यादा लोग इंजर्ट हो जाएंगे आज के डेट पे। और जो उस समय का डेटा था वो अराउंड 1,40,000 से ज़्यादा लोग सिर्फ मारे गए थे और अराउंड 74,000 के आसपास में लोग इंजर्ट हुए थे। ये डेटा आज के डेट पे काफ़ी अधिक है। ये बस एक बेसिक प्रेडिक्शन है। अगर इस मैप के अकॉर्डिंग और डीप जाया जाए तो यहाँ पे डेटा और भी डिफरेंट निकल कर आता है। इस मैप में पूरे में देखा जाए तो सबसे पहले येलो है जहाँ पे बॉम्ब ड्रॉप होंगी, ये अराउंड 0.25 माइल के आसपास होगा। ये एग्जैक्ट वो एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फायर होगा। इसके बाद आता है एक ग्रीन एरिया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेडिएशन का डोज देखने को मिलेगा। जो डिजीज प्रिडिक्ट करी गई है वो कुछ ऐसा है कि स्किन्स जल जाएंगी, ब्लडिंग होंगी और इवन वोमिटिंग के जैसे केसेस वहाँ पे देखने को मिलेंगे। थोड़ा और आगे बढ़ें तो जो ग्रे एरिया है ये अराउंड 33.5 स्क्वायर मील के आसपास होगा। इसमें एक वाइट कलर की लाइट पूरी तरीके से स्प्रेड होगी जिसमें मिरर, वॉल्स और इवन जो ह्यूमंस स्किन है वो पूरी तरीके से जल के ख़त्म हो जाएंगे। घर, बिल्डिंग्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये आपको ऑलरेडी हुए कुछ पिक्चर्स मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ जिससे आप ये समझ सकते हैं। डेटा बहुत ज़्यादा डेंजर है, इस वीडियो में एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आप पिक्चर से आप समझ सकते हैं।
अब अगर हम लोग सबसे लास्ट सर्कल को स्टडी करें 134 स्क्वायर मील के आसपास होगी और इसमें अराउंड इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसमें ग्रास ब्रेक, बिल्डिंग क्रैक्स और इसके मेजर इफेक्ट जो हैं वो चीज़ देखने को मिलेंगे। ह्यूमंस में भी इफेक्ट होंगे, यहाँ पे भी डिजीज़ देखने को मिलेंगे, लेकिन औरों के मुकाबले थोड़ा कम होगा। बट ये ऐसा भी नहीं है ईजी टू रिकवर होगा, ऐसे पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। और हम लोग वाशिंगटन के पॉइंट पे वापस आए, वैसे तो उस टाइम पे नॉर्थ कोरिया से कोई रिटर्न नहीं देखने को मिला था, लेकिन इस आर्टिकल में ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है कि अगर रिटर्न आता तो आज के डेट पे जो रिजल्ट निकलने वाला था उसमें देश का आधा से ज़्यादा पैसा सिर्फ इस चीज़ को रिकवर करने में लग जाता। इवन ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंसिडेंट के में काउंट हो जाता। लेकिन अच्छी बात इस चीज़ की है कि ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग थोड़ा सा पॉइंट पे और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक इन्वायरमेंटल रिसर्चर हैं एलन रॉबक, ये एक्चुअली में न्यूक्लियर इफेक्ट के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं जो प्लानिट के ऊपर पे हो रहा होता है। अब इसके साथ साथ और भी डिफरेंट टाइप के रिसर्चर, इकोनॉमिस्ट, साइंटिस्ट, ये लोगों ने मिलकर एक डेटा पब्लिक करी थी कि एक्चुअली में जो न्यूक्लियर वॉर जो हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं इसका डेटा सबसे मिनिमम होता है। ये एक्चुअल रियल लाइफ में इससे काफ़ी बड़े लेवल पे वॉर्स देखे जाते हैं। इन्हें प्रेडिक्ट करी थी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बेसिक वॉर्स होते हैं छोटे मोटे, इसका एटॉमिक बम का अगर 50 भाग, एक एटम बम को 50 भाग में बांट दिया जाए और उसके 50वां भाग को भी ड्रॉप किया जाए, डेटा बहुत बुरा हो सकता है। उस पॉइंट पे जो मेजर लॉसेस देखने को मिलेंगे वो तो होगा ही, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट का डेटा है वो इस आर्टिकल में पब्लिक है। थोड़ा डीपली रीड करें तो ये पता चलता है कि इसमें एक ब्लैक स्मोक पूरी तरीके से फैल जाएगा, जिसे हटने में कई हफ्तों का समय लग सकता है। Within a week of the nuclear war, 150 million tons of black smoke would enter the atmosphere. इसके कारण सनलाइट आना भी बंद हो सकता है, जिससे हम लोग को आइस एज देखने को मिलेगा। Smoke absorbs sunlight, preventing it from reaching the surface. एक्चुअली में यूएस और रसिया के टाइम पे वॉर होने के कारण आइस एज हुआ था और इसके बाद ये उससे प्रिडिक्ट किया गया है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आइस वॉर होता है तो टेम्परेचर अराउंड -5 डिग्री के आसपास जा सकता है। Weeks after the war, as the smoke spreads around the world, it gets dark and cold at the surface. टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इससे हमारा एग्रीकल्चर, वहाँ का एयर में बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा। ये आइस पहली बार mid-14 और mid-90s के टाइम में देखने को मिला था। The sunlight that is absorbed by the smoke in the upper atmosphere heats it, destroying the ozone there. After 2 months, temperatures over all continental land regions plummet below freezing. Agriculture grinds to a halt and will not be possible for several years. और अगर ऐसा होता तो ये हिस्ट्री में दूसरी बार देखने को मिलता। अब ये तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का एक बेसिक एजम्पशन था, लेकिन अगर हम लोग वाशिंगटन डीसी के पॉइंट पे वापस आएँ तो यहाँ ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि इसमें अराउंड 150 मिलियन टन से ज़्यादा ब्लैक स्मोक्स पूरी तरीके से फैल जाते हैं। सनलाइट बिल्कुल नहीं आते और जो टेम्परेचर था वो कई सालों के लिए 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाती। ये आइस है जो मैंने आपको बताया mid-80s और 90s के टाइम पे देखा गया था, वो इस टाइम पे फिर से भी देखने को मिलता। Within a week of the nuclear war, 150 million tons of black smoke would enter the atmosphere, rise into the stratosphere, covering Earth and lasting for years. The black smoke absorbs sunlight, preventing it from reaching the surface. Weeks after the war, as the smoke spreads around the world, it gets dark and cold at the surface. After 2 months, temperatures over all continental land regions plummet below freezing. बैट्रिसन फिन, वो और उनकी जो एक वाइफ है, वो दोनों ने मिलकर 2017 में न्यूक्लियर वेपन को स्टॉप करने के लिए कैंपेन भी चलाई थी और नोबेल प्राइज़ भी मिला था इन्हें। और साथ ही साथ उन्होंने 69 कंट्रीज़ को भी हेल्प करी इस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए कि ये न्यूक्लियर वेपन, वॉर में न्यूक्लियर वेपन्स ना यूज हो। और साथ ही साथ उसके बाद 15 कंट्री ने इसे अडॉप्ट भी किया। ये बहुत अच्छी चीज़ थी। और अभी के मामले में जो हमारा इंडिया है, नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसीज़ भी यूज करता है इसी के लिए, और इंडिया ने भी इस चीज़ को अडॉप्ट करा था। लेकिन जो आर्टिकल मैंने आपको बताया, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ऐसा ये भी कंफर्म नहीं है कि जो कंट्रीज़ के पास वेपन है वो यूज नहीं हो सकते हैं। लॉज के अकॉर्डिंग ये बंद है और हमारे कंट्रीज़ में, इंडिया में भी ये चीज़ बंद है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। ये चीज़ कब, किस तरीके से, किस रूप में हमारे सामने आ जाए, इसका कहना मुश्किल है। तो इसमें हमें डरने की भी बात नहीं है, लेकिन एक सोचने वाली पॉइंट भी है। आपको क्या लगता है इस पॉइंट पे, आप कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए जो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। हम लोग और भी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद।